आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज शुक्रवार 8 जनवरी 2021 लाइव प्रोग्राम यूट्यूब और एफबी फेसबुक पर। आज का प्रोग्राम 10:30 बजे तक चलेगा। आज का अपना विषय है ओशो, रजनीश द नॉटी भगवान या एक्टिव एक्सप्लॉइटर। आचार्य रजनीश दार्शनिक थे या विद्रोही? दार्शनिक यानी फिलोसोफर। आचार्य रजनीश दार्शनिक थे या विद्रोही? संभोग से समाधि ये मोक्ष साधन है या मार्केटिंग है? आचार्य से ओशो ये आध्यात्मिक विकास या ठगी का प्रवास? इन सवालों का जवाब हम इस सीरीज में ढूंढने वाले हैं। तो मित्रों, हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। आपके मन में पहले यह सवाल खड़ा हुआ होगा कि ओशो के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूं। ओशो, रजनीश, भगवान रजनीश, जिनके बारे में बहुत बोला जाता है, ऐसे एक गुरु है, पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। दुनिया के कई देशों में उनके मेडिटेशन सेंटर्स है। सारे दुनिया में उनके प्रति बहुत आकर्षण भी है, बहुत कंट्रोवर्सीज भी है। कई भाषाओं में उनकी किताबें उपलब्ध है, वीडियोज है, ऑडियो भाषण उपलब्ध है। और सारे दुनिया में भारत के रजनीश को, ओशो को, भगवान रजनीश को लोग जानते हैं। कई लोग उनके बारे में अलग अलग ढंग की चर्चाएं करते हैं। कई लोग उनको बहुत कंडेम करते हैं और कई लोग उनको सही में भगवान भी मानते हैं। और कई ऐसे विद्वान लोग हैं कि जो उनको बहुत बड़ा फिलोसोफर मानते हैं, एक बहुत बड़ा तत्वज्ञ मानते हैं। अभी इतने ऐसे व्यक्ति के बारे में मुझे बोलने की क्यों आवश्यकता पड़ी? एक तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम मैंने 1982 में शुरू किया, महाराष्ट्र में और पूरे भारत में। और मैं बेसिकली महाराष्ट्र का हूं, पुणे में भी काफी साल रहा हूं। और रजनीश का आश्रम पुणे में था, इसलिए नेचुरली इसके बारे में मुझे बार बार सवाल पूछा जा रहा था। अभी यूट्यूब ये चैनल अपना शुरू होकर करीबन 2.5 साल हो रहे हैं। कई बार ओशो के बारे में सवाल पूछते आए हैं लोग। ये आचार्य रजनीश क्या है, भगवान रजनीश क्या है, ओशो क्या है? आप कई लोगों के बारे में बोलते हो तो ओशो के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? ये सवाल मुझे हमेशा पूछते गए लोग, जिनके जवाब देना मुझे हमेशा आवश्यक होता था। लेकिन YouTube पर मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बोला है, एक आध दूसरे सवाल का जवाब दिया है। और मैंने बार बार कहा था कि मुझे रजनीश को अगर हाथ लगाना है, रजनीश को हाथ लगाना इसका मतलब एक लंबी सीरीज चलाना, क्योंकि रजनीश ही ऐसे इतने विषयों पर उन्होंने बोलकर रखा है, इतने विषयों को उन्होंने स्पर्श किया है, उनके पूरे जीवन के कई अंग है। और उन सभी के बारे में अगर आपके सामने बोलना है तो फिर बहुत अच्छे ढंग से ये सीरीज आपके सामने करनी चाहिए। इसलिए इतने दिनों बाद मैं इस सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं। रजनीश के बारे में बहुत लोग बहुत प्रभावित हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। करोड़ों में उनके चाहक, ग्राहक बोलिए, भक्त बोलिए, या जिसको हम कहेंगे
चहेते बोलिए, करोड़ों लोगों के वे चहेते हैं। उनके भाषण से लोग बहुत प्रभावित होते हैं। यानी केवल आम इंसान प्रभावित होता है ऐसा नहीं है। तो जो लोग बहुत नॉलेजेबल है, ज्ञानी जिनको हम मानते हैं, वे भी उनके भाषण सुनकर एकदम अभिभूत हो जाते हैं। रजनीश को बहुत विद्वान मानते हैं, एक बहुत बड़ा फिलोसोफर मानते हैं, एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु भी मानते हैं। एक वर्ग ऐसा है उनके भक्तों का जो उनको भगवान का जिंदा रूप मानता है, और वो कहते भी रहे हैं, मैं ही बुद्ध हूं, मैं ही जीसस हूं, मैं ही भगवान हूं। दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनको भगवान नहीं मानता है, लेकिन बहुत ज्ञानी मानता है, बहुत ऊंचे दर्जे का फिलोसोफर मानता है, दार्शनिक मानता है, तत्वज्ञ मानता है। खास कर लोग जो रजनीश आश्रम के संपर्क में आते हैं या फिर उनके मेडिटेशन के संपर्क में आते हैं, वे तो पूरी तरह से रजनीश रजनीशिज्म का हिस्सा बन जाते हैं, अंकित हो जाते हैं, पूरी तरह से अपने आप को वो रजनीश को सरेंडर कर देते हैं। रजनीश का केवल भाषण या फिर उनकी केवल फिलॉसफी यही आकर्षण का विषय नहीं। सबसे ज्यादा कौतूहल का विषय रहा है उनके सेक्स के बारे में विचार। सेक्स के बारे में जो बातें वे करते हैं, जिस ढंग से खुलेपन से बोलते हैं, फ्री सेक्स का समर्थन करते हैं, मैरिज सिस्टम को धिक्कारते हैं, नकारते हैं, उसको बहुत ही निचली दर्जी की सिस्टम है, निचले दर्जी की सिस्टम है ऐसा कहते हैं। और भारत जैसे देश में जाहिर तरीके से सेक्स का एक तरह से समर्थन करना, और केवल यहां तक ये बात सीमित नहीं होती, तो सेक्स के माध्यम से आप समाधि प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हो। ये बात उन्होंने बहुत ताकत से रखी, जो पूरे दुनिया में बड़े पैमाने पर पहुंची, फैल गई। उसके कारण भी काफी लोग बहुत आकर्षित होते हैं। ये एक बहुत बड़ा महत्व का रजनीश का और उनके पूरे तत्व ज्ञान का, दर्शन का और उनके पूरे सिस्टम का एक अभिन्न अंग रहा है, और बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा है, जिसके बारे में बहुत विस्तार से बोलने की आवश्यकता है। एक वर्ग ऐसा है कि जो शायद आश्रम के संपर्क में आए ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में जो रजनीश सेंटर्स चल रहे हैं, उस सेंटर्स के संपर्क में आते हैं। संपर्क में आने के बाद में रजनीश ने जिस ढंग के मेडिटेशंस इजाद किए, लोगों के सामने लाए, वो मेडिटेशंस के अनुभव के कारण इतना कुछ पाते हैं कि उनको लगता है कि हमारी जिंदगी पूरी तरह से सफल हो गई। यानी मेडिटेशन के जो अनुभव वो प्राप्त करते हैं, उसके जो फायदे उनके जीवन में मिलते हैं, उस कारण भी रजनीश उनके लिए एक बहुत बड़ी हस्ती बन जाती है। ये भी एक बहुत महत्व का अंग है रजनीश का। अब मेडिटेशन के साथ में केवल मेडिटेशंस नहीं होते, उसके साथ में संगीत आता है, बढ़िया, केवल बढ़िया नहीं, बहुत ऊंचे दर्जे का संगीत, संगीत के साथ में मेडिटेशंस, और उसके साथ में डांस। मेडिटेशन, संगीत और डांस, ये तीनों का बहुत बढ़िया
कॉम्बिनेशन रजनीश के सिस्टम में देखने को मिलता है। शायद ही ऐसा कॉम्बिनेशन दुनिया में कहीं देखने को मिले और ये बहुत बड़ा रजनीश का कंट्रीब्यूशन भी है। रजनीश मेरे लिए एक इनएविटेबल विषय बन गया, जिनके बारे में मैं चाहूं तो भी मैं टाल नहीं सकता, मुझे बोलना ही पड़ता है। अब उनके कुछ बहुत प्रसिद्ध वाक्य हैं। लेट सेक्स बी अ प्लेफुलनेस, सेक्स एक हंसी खेल बन जाए, अपने जीवन में सेक्स को हंसी खेल बनने दो। उनका और एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, फिगर नंबर 2, आई बिलीव इन लग्जरी if I cannot make everybody to live in luxury, at least I can manage to live myself. अभी सेक्स भी प्लेफुलनेस है और लग्जरी भी उनके जीवन में। आई बिलीव इन लग्जरी, फिगर 3, if I cannot make everybody to live in luxury, at least I can manage to live myself. मैं विलासिता सुख समृद्धि में विश्वास रखता हूं, मैं सबको विलासिता का जीवन नहीं दे सकता, तो कम से कम मैं विलासिता में जीने का प्रबंध अपने आप के लिए क्यों ना करूं। और ये इंसान बहुत ही विलासिता के साथ में एक समृद्ध अमीर जिंदगी जीते आए। उनके 93 रोल्स रॉयस गाड़ियां बहुत प्रसिद्ध हैं, जो अभी आपने देखी। उनके हाथ में जो घड़ी है वो 2 करोड़ की है। उनके हीरे की मालूम नहीं। ये सब विलासिता के साथ में वो जीते आए। उनका और एक प्रसिद्ध वाक्य है, जब वो भाषण देते हैं, फिगर 4, I speak not to give you a message, but to stop your mind functioning. I speak not to give you a message, but to stop your mind functioning. मैं तुम्हें संदेश देने के लिए नहीं बोलता हूं, तुम्हारे दिमाग की कार्य पद्धति कामकाज को रोकने के लिए बोलता हूं। उन्होंने कुछ भी छुपा कर नहीं रखा। वो इंसान का माइंड ही गायब कर देते हैं, विचार करने की क्षमता ही गायब कर देते हैं। तो ये उनकी एक खासियत रही है, इसलिए उनके बारे में बोलना इनएविटेबल हो गया, जिनके लिए बोलना बहुत आवश्यक था और मुझे बोलना ही चाहिए था।